नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर संडिल अनुज आ गया हूं आपके बीच में। और झारखंड एपीओ स्पेशल के बारे में आज आपसे उसी सीरीज के तौर पर लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। मैं पहले भी बता चुका हूं, जो नए हैं वो लेक्चर 1 जो है वो देख सकते हैं। और ये घटना चक्र से क्वेश्चन लिया है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसी को हम क्विक रिवीजन के तौर पर आपके सामने रख रहे हैं कि आपका समय जो है वो जाया ना हो और आप यात्रा करते भी और अन्य कामों में रहते हुए कान में सुनते हुए आप इनका रिवीजन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि कोई भी मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, ये क्या है। आपने ये फैक्ट्स के बारे में पढ़ा है। तथ्य क्या होता है? तथ्य आपने पढ़ा है कि दो तरीके का तथ्य होता है। एक तो जो है वो फिजिकल फैक्ट होता है, दूसरा जो है यानी भौतिक तथ्य है, और दूसरा जो है आपका मानसिक तथ्य है। मानसिक साइकोलॉजिकल फैक्ट बोला जाता है इसको। ये इंटरनल फैक्ट भी बोला जाता है, इसे सब्जेक्टिव फैक्ट भी बोलते हैं। यहां पे मेंटल फैक्ट और फिजिकल फैक्ट। भौतिक तथ्य क्या है? जिसका आप अपने सेंसेस के थ्रू आप ज्ञान कर सकते हो। पांचों जो इंद्रियां हैं, आंख है, नाक है, कान है, जो आपकी त्वचा है, जो आपकी टंग से, इनके द्वारा आप इनका ज्ञान कर सकते हैं। और उसके बाद जो है मानसिक तथ्य जो है, मेंटल फैक्ट जो है, वो जिसका कॉन्सियसनेस होती है आपकी, जिनकी अवेयरनेस होती है आपकी, उसके बारे में चर्चा ये करता है। तो ये सेंसेस और ये अवेयरनेस के बारे में बात करता है। तो मानसिक दशा जो है वो एक तथ्य है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। कोई भी वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, इंद्रियों के द्वारा जो बोधगम्य होता है वो एक तथ्य है। और ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत तथ्य को और तथ्य की परिभाषा में यह बताया गया, कोई वस्तु, वस्तु की अवस्था या वस्तुओं का संबंध, एनी थिंग्स स्टेट ऑफ थिंग्स आर रिलेशन ऑफ थिंग्स विच कैन बी परसिव्ड बाय द योर सेंसेस, वो आपका फैक्ट है। और कैसा फैक्ट है? ये फिजिकल फैक्ट है। ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहां पे जो बताया गया है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो आपका बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि आपको बताना है सूची एक और सूची दो में आपको मिलान करने के बारे में बात कर रहे हैं। प्राइमरी जो है डॉक्यूमेंट कहाँ पे है आपका, दस्तावेज कहाँ पे है आपका? तो दस्तावेज जो है वो डिफाइन किया गया है, वो धारा 3 में बताया गया है। प्राथमिक साक्ष्य जो है वो 62 में है। द्वितीयक साक्ष्य जो है वो 63 में है। मौखिक साक्ष्य जो है वो कहाँ पे बताया गया है? मौखिक साक्ष्य ओरल एविडेंस को कहाँ बताया गया है? तो ओरल एविडेंस आपका 60 में है। आपको ये पता है कि ये ए का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कहां पे है? 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्टली मैच्ड है। अब दस्तावेज को डिफाइन किया गया है कहां पे? सेक्शन 3 में, प्राथमिक दस्तावेज। अब आप जानते हैं कि ये जो चैप्टर है आपका, चैप्टर चैप्टर मौखिक साक्ष्य के बारे में ये बात करता है आपका 4। और ये जो आपका दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में बात कर रहा है, ये चैप्टर है आपका 5, अध्याय जो है 5। यानी ये ओरल एविडेंस के बारे में बात कर रहा है, मौखिक दस्तावेज के बारे में बात कर रहा है, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बात कर रहा है। तो 4 और 5 धारा कौन सी है आपकी? तो याद रखिएगा 59 जो है वो, और 60 ये मौखिक साक्ष्य के बारे में, 61 जो है वो दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में बात कर रही है। और ये 61 से लेकर के 98 तक बता रहा है। 61 से लेकर के 90 कैपिटल ए तक बताता है आपका। और फिर दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन कर रहा है। दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन। तो 4 5 और 6 जो है आपका, वो कह रहा है दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन। यहां पे ये धारा है, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। कहां पर हत्या का आरोप है? क्वेश्चन देखें। हाँ, क पर ख की हत्या का आरोप है, उसके विचारण में कौन सा तथ्य विवादक तथ्य हो सकते हैं? फैक्ट इन इश्यू के बारे में बात कर रहे हैं। ये फैक्ट
इन इशू के बारे में बात कर रहे हैं। फैक्ट इन इशू, कौन सा ऐसा तथ्य है जो विवादित तथ्य के बारे में बात कर रहा है? चलो भैया, मैंने आपसे बताया था कि विवादित तथ्य यानी जो डिस्प्यूटेड फैक्ट है, जो डिस्प्यूटेड फैक्ट है। आइए, का ने खा की हत्या की, क्या का ने का की हत्या की, ये विवाद्यक है। का एक ईमानदार व्यक्ति है, ये का को खा से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला, ये आपका डिस्प्यूटेड फैक्ट है। का को सामाजिक सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया गया था। यहां पे सिंपल सी बात है कि विवादित तथ्य क्या होते हैं? जो किसी अधिकार, दायित्व और नियोग्यता पर आधारित होते हैं। ऐसे फैक्ट जो किस पर डिपेंड कर रहे हैं आपके, जो फैक्ट पर है, जो राइट्स पर है, लाइबिलिटी पर है और डिसेबिलिटी पर है, जिसका एक पक्षकार असर्ट करता है, दूसरा पक्षकार उसे डिनाई करता है। और मैंने आपसे कहा कि ऐसा हर तथ्य जो है, वो जो दायित्व को अधिकार पर और नियोग्यता पर आधारित होगा, वो आपका फैक्ट इन इशू होगा, अर्थात वो विवाद्यक तथ्य होगा। तो जिसके आधार पर इसे प्रिंसिपल फैक्ट भी कहा जाता है, इसे मुख्य तथ्य भी कहा जाता है। और यदि यह निर्धारित हो जाता है, न्यायालय इसी बात को निर्धारित करने का प्रयास करती है और यह निर्धारित हो जाता है, तो निर्णय दिया जा सकता है। तो क्या का ने खा की हत्या की, यदि यह निर्धारित हो जाएगा तो लाइबिलिटी एक ही फिक्स हो जाएगी, तो यह विवादित तथ्य होगा आपका। का एक ईमानदार व्यक्ति है, ईमानदारी का क्राइम से क्या मतलब है? ये जो है वो विवाद्यक नहीं हो सकता है, यानी ईमानदार व्यक्ति जो है वो भी अपराध कर सकता है, बेईमान व्यक्ति भी अपराध कर सकता है। तो ईमानदारी से किसी अधिकार, दायित्व और नियोग्यता का निर्धारण नहीं हो सकता है। का को खा से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला, मैंने आपसे कहा कि यदि यहां पे ए को प्रकोपन मिला हुआ है, यदि बी ने इसको प्रकोपित किया, उसके बाद इसने इसकी हत्या करी, तो ऐसी स्थिति में इसका जो दायित्व है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये मामला अब जो है वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में जाएगा। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में जाने के बाद से ये मर्डर जो है वो कहां चला जाएगा? आपका कल्पेबल होमिसाइड में चला जाएगा, अर्थात की लाइबिलिटी कम हो जाएगी। मैंने कहा कि वो हर तथ्य जो लाइबिलिटी को फिक्स करता है। तो यहां पे ये और ये पहला और तीसरा जो फैक्ट है, का को सामाजिक सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया गया था, का को, अब ये मोटिव हो सकता है लेकिन ये विवादित तथ्य का कोई आधार नहीं हो सकता है सामान्यतया। तो जो बेस्ट ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? 1 और 3, ये क्लियर ऑप्शन है आपका। आगे चलिए। अब यहां पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वो देखिए। कह रहा है कि अमुक स्थान में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अमुक क्रम में अमुक पदार्थ, ये उसका इलस्ट्रेशन बताया जा रहा है आपको। कोई भी वस्तु, वस्तु की अवस्था या वस्तुओं का संबंध, कोई भी वस्तु, वस्तु या वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध, ये क्या है? आपका एक फैक्ट है, ये तथ्य है। तो कह रहा है कि कोई वस्तु जो है अमुक स्थान में, अमुक क्रम में और अमुक पदार्थ है वो व्यवस्थित है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका तथ्य हो जाएगा, जो किसके बारे में बात कर रहा है? ये किसके बारे में बात कर रहा है? फैक्ट के बारे में बात कर रहा है और उसी के इलस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहा है, फैक्ट के। तो पहला ही इलस्ट्रेशन है आपका। जब आप सेक्शन 3 पढ़ोगे तो वहां पे दूसरा इंटरप्रिटेशन क्लॉज का दूसरा जो जो टर्म है वो है तथ्य, फैक्ट है। और फैक्ट दो तरीके का, मेंटल और फिजिकल फैक्ट है। और उसका इलस्ट्रेशन जो है ए, बी, सी, ये फिजिकल फैक्ट के बारे में बात कर रहा है। और डी और ई जो है वो साइकोलॉजिकल फैक्ट के बारे में बात कर रहा है। पहला ही इलस्ट्रेशन दिया गया है यहाँ पे कि अमुक स्थान में, अमुक क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, ये एक तथ्य है। सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो 30 का ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहां पे दूसरा जो है, कौन सा साक्ष्य विधि में सम्मिलित होता है? युक्त युक्त निम्न में से कौन सा साक्ष्य विधि में सम्मिलित होते हैं? साक्ष्य विधि में कौन सम्मिलित है आपका? तो साक्ष्य के विधिक नियम है, तार्किक नियम है, उपरोक्त सभी। तो साक्ष्य के विधिक नियम जो है वो साक्ष्य में सम्मिलित है आपके। साक्ष्य के जो विधिक नियम है, ठीक है, जो लीगल प्रिंसिपल्स हैं आपके, जो लीगल लॉज हैं आपके, जो रूल्स हैं आपके, वो है आपका। तो ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 31 का। आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो ये कह रहा है कि वह तथ्य जिन्हें किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित किया जाता है और दूसरे पक्षकार द्वारा इनकार किया जाता है। मैं आपसे बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये किसके बारे में बात कर रहा है? फैक्ट इन इशू के बारे में बात कर रहा है, विवादित तथ्य के बारे में बात कर रहा है। विवादित तथ्य क्या है आपके? विवादित तथ्य को डिफाइन करा गया जिसको एक पार्टी किसी वाद या कार्यवाही में एसर्ट करता है, दूसरा पक्षकार उसे डिनाई करता है। तो ये कथन करते हैं, ये उसे माना करते हैं। ऐसा जो भी बात होगा
वो क्या हो जाएगा, वो फैक्ट इन इश्यू हो जाएगा, विवाद्यक तथ्य हो जाएगा। तो यहां पे कौन सा तथ्य है, ये विवासक लिखा है, विवाद्यक तथ्य हो यहां पे विवाद्यक यानी फैक्ट इन इश्यू है आपका, ये कहलाएगा। आगे चलते हैं। जैसे डिस्प्यूटेड फैक्ट है, प्रिंसिपल फैक्ट है, इन्हीं को डिसाइड करने के बाद न्यायालय जो है वो आपको क्या कर देता है, डिसाइड कर देता है, निर्णय पर कर देता है। साक्ष्य विधि में धारा 3 इलेक्ट्रॉनिक अभियोग को किस तिथि को शामिल किया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये जो है सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, आईटी एक्ट के बारे में बात करता है। 2000 जो है आपका 17 अक्टूबर 2000 को ये आपका इन्फोर्स किया गया है आपका, ठीक है। ये 27 को, 14 नवंबर को, तो ये कब है, तो 17 अक्टूबर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहां पे। अब न्यायालय के द्वारा दिए गए शपथ पत्र के बारे में बात करेंगे। न्यायालय के द्वारा दिए गए शपथ पत्र के बारे में जो बात कर रहा है आपका, ठीक है। ये साक्ष्य है, साक्ष्य नहीं है, ये केवल एक लिखित कथन है, एक सबूत है। कई बार मैंने आपको बताया कि एफिडेविट पर जो भी बातें की जा रही है वो एविडेंस के तौर पर यूज नहीं की जाती, एविडेंस के तौर पर वो साक्ष्य नहीं है। आप याद कर लीजिए, वो साक्ष्य नहीं है। इसका एक एक्सेप्शन आपको बताया गया था, आपने पढ़ा हुआ था, जो एक्सेप्शन के तौर पर ये आता है वो कब है, जब वो ऑर्डर 19 के अंतर्गत बात करे, आदेश पारित किया जाए, सीपीसी का ऑर्डर 19, सीपीसी के ऑर्डर ऑर्डर 19 जो एफिडेविट के बारे में बात करता है के अंतर्गत आदेश पारित करे, तो ऐसी स्थिति में वह एक्सेप्शन के तौर पर उसका साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, जब पर्याप्त कारणों से न्यायालय के अंतर्गत, किसके, ऑर्डर 19 के अंतर्गत कोई ऑर्डर पास करता है, ठीक है ना। तो कोर्ट है, और कोर्ट ने सीपीसी के अंतर्गत, और सीपीसी के अंतर्गत के ऑर्डर जो है वो 19 के अंतर्गत कोई ऑर्डर पास करा है, तो ऐसी स्थिति में साक्ष्य के रूप में हलफनामा यानी एफिडेविट्स प्रयोग किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो यहां पे पूछ रहा है कि है कि नहीं है, तो यहां पे नहीं है। एक्सेप्शन मैं आपको ये बता रहा हूं, यहां पे यूज किया जा सकता है, तो ऐसा कोई एक्सेप्शनल कंडीशन है नहीं यहां पे। तो ये प्रश्न का ऑप्शन जो हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। आगे चलिए। सिविल प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2000 साक्ष्य में अनुमति देता है, ये हलफनामा के बारे में बात कर रहा है। और 35 का क्लॉज बी हो जाएगा हलफनामा, एफिडेविट्स के बारे में बात कर रहा है। वेरी गुड। आगे चलते हैं। सेक्शन 36 जो है, से क्वेश्चन 36 जो है वो दस्तावेज के बारे में बात करें, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें, ठीक है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, यदि आपको देखना होगा तो आप उसकी रेगुलर वीडियो में जाइएगा। यहाँ पे पर्पज ये है कि लिस्ट टाइम में आपका रिवीजन होना चाहिए। डॉक्यूमेंट क्या है, ये व्यंग चित्र हैं, आपके फोटो चित्र हैं, मुद्रित, शिला मुद्रित, मानचित्र, शिला पर उत्कीर्ण लेख, ये सभी सारे के सारे आपके जो है वो डॉक्यूमेंट है। दस्तावेज तो किसी भी पदार्थ पर अक्षर के द्वारा, अंकों के द्वारा, या चिन्हों के द्वारा यदि कोई चीज क्या है, एक्सप्रेस्ड है या उस पर डिस्क्राइब किया गया है, तो ये माना जाएगा कि वो आपका दस्तावेज किसी पदार्थ पर अक्षर के द्वारा, अंकों के द्वारा और चिन्हों के द्वारा। तो यहां पे देखिए, उपहासांकन यानी जो भी कैरिकेचर है, जो आप मुद्रित, शिला मुद्रित और फोटो चित्रित, यानी जो फोटोग्राफ्स है आपके, जो लिथोग्राफी है आपकी, जो प्रिंटिंग है आपकी, जो कैरिकेचर है आपका, जो चेक है, जो मानचित्र है, जो प्लान है, ये सारे के सारे क्या है, डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब कौन सा दस्तावेज नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। फोटो चित्रित है, यस। मानचित्र है। ये लिथोग्राफी है। यहां पे ये दस्तावेज नहीं है, ये मौखिक साक्ष्य की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहां पे करेक्ट आंसर, और यहां पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत सही आंसर कर रहे हैं आप लोग। आगे चलिए। हाँ, भारतीय साक्ष्य नियम के अंतर्गत कौन सा दस्तावेज नहीं है। अगेन यहां पे आपसे पूछा है कि कौन सा दस्तावेज नहीं। इलस्ट्रेशन के तौर पर यहां के क्वेश्चन पकड़िए आप, ये आपको अंडरस्टैंडिंग है, तो कह रहा है किसी इमारत पर लगे पत्थर पर खुदा लेखन, ये आपका क्या होगा, दस्तावेज होगा। एक फोटोग्राफ जो है वो दस्तावेज होगा। किसी मोबाइल या कंप्यूटर पर भेजे गए इसका प्रिंट आउट जो है, ये आपका दस्तावेज होगा। किसी आरोपी पुलिस द्वारा बरामद चाकू जो न्यायालय में, ये एक फिजिकल एविडेंस होता है, इसे रियल एविडेंस भी बोला जाता है।
यानी कोई चीज जो बरामद होती है वो फिजिकल और रियल एविडेंस माना जाता है, उसको वो दस्तावेज नहीं माना जाता है, ये साक्ष्य का भाग होता है, रियल एविडेंस। अब खून से जो है लगा हुआ कोई कपड़ा मिल गया, कोई बरामद चाकू मिल गई, कोई जो है बंदूक मिल गई है, कोई लाठी मिली हुई है, ये सारी जो चीजें हैं वो फिजिकल एविडेंस के तौर पर यूज की जाती हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये दस्तावेज नहीं है। बाकी तीनों जो है आपके, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लिखित में से कौन सा एक दस्तावेज नहीं है? अगेन नहीं है, ऐसे पे जरूर अंडरलाइन करिए, दस्तावेज नहीं है या नहीं है, इसको जरूर आपको ध्यान में देखना है। मानचित्र है, शिला मुद्रित है, शिला पर उत्कीर्ण लेख जो है वो है, उत्कीर्ण लेख युक्त धातु का टुकड़ा जिसका प्रयोग घातक चोट कारित करने के लिए किया गया है। तो यहां पे इसका प्रयोग जो है वो ऐसे किया गया, एक हथियार के तौर पर, वेपन के तौर पर किया गया है। अब ये रियल एविडेंस के तरीके से काम करेगा, फिजिकल एविडेंस के तौर पर काम करेगा, ये दस्तावेज नहीं माना जाएगा। तो आप वहां पे पढ़ते हैं जिसका इंटेंशन क्या है, विच इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड एज एविडेंस और विच कैन बी यूज्ड एज अ एविडेंस। दस्तावेज में ऐसा आशय है या जिसका आशय हो सकता है, आपने ये पढ़ा है। यहां पे ऑप्शन नंबर जो है आपका वो डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय साक्ष्य नियम के अंतर्गत दस्तावेज शब्द के अंतर्गत नहीं आता है? नहीं आता है, तुरंत अंडरलाइन करिए। तो लेख, मानचित्र, टेलीफोन वार्ता, फोटो चित्रित शब्द। यहां पे टेलीफोन वार्ता जो है वो और फोटो चित्रित शब्द यहां के बारे में बात कर रहा है कि कौन सा नहीं है। यहां टेलीफोन वार्ता जो है वो क्या नहीं होगा आपका, दस्तावेज शब्द के अंतर्गत नहीं आएगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये भाई देखो फोटो चित्र पे जो शब्द लिखे गए हैं वो भी है, राइटिंग है कोई वो भी डॉक्यूमेंट होगा, मानचित्र है कोई वो भी, मैप आपका है वो भी आपका हो जाएगा। ये जो डिस्कशन हुआ है, ये टेलीफोन वार्ता जो हुई है, जब तक ये कोई रिकॉर्ड में नहीं आया है तब तक ये एविडेंस के तौर पर नहीं हो सकती है, इसके दस्तावेज के तौर पर नहीं हो सकती है। यद्यपि यह जो केस है जिसमें बता दिया गया है कि टेलीफोन वार्ता जो होती है वो भी रेलेवेंट होगा, तो क्वेश्चन यहां पे पूछ रहा है दस्तावेज, रेलेवेंसी के बारे में बात नहीं कर रहा है। यहां पे प्रफुल्ल कुमार देसाई का केस पढ़ा गया है जहां पे बताया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, टेलीफोन जो वार्ता होती है वो भी रजिस्ट्रे का पार्ट हो जाता है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो प्रश्न है यहाँ पे, वो प्रश्न आपका ये बता रहा है कि कौन नहीं होगा, तो टेलीफोन वार्ता नहीं होगी। आइए, धातु पट्ट या शिला पर उत्कीर्ण लेख, ये क्या हो जाएगा, एक दस्तावेज हो जाएगा। 41 का जो है वो बी हो जाएगा, वो दस्तावेज डॉक्यूमेंट है। अब आइए, फिर प्रस्तुत दस्तावेज में शामिल है क्या है, एक लिखित दस्तावेज है, फिर उपहासांकन यानी कैरिकेचर जो है वो है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है, शिला पर उत्कीर्ण लेख है। 1 2 3 4, इसका 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चारों ऑप्शन क्लियर है। यहाँ पे कौन किसे सबूत नहीं माना जाता है, किसे साक्ष्य के तौर पर नहीं मानोगे आप, ठीक है। तो यहां पे बात करी गई है किसे नहीं माना जाएगा, तो एफिडेविट को नहीं माना जाता है साक्ष्य के तौर पर, गवाहों का बयान, स्टेटमेंट जो होगा जो भी विटनेसेस के वो माने जाते हैं, न्यायालय के सामने प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो है वो भी आपके साक्ष्य हैं, न्यायालय के सामने प्रस्तुत डॉक्यूमेंट जो है वो भी आपको साक्ष्य के तौर पर माने जाएंगे, एफिडेविट का यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहां पे अगेन क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रावधान करती है कि न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेज जिनमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शामिल है दस्तावेजी साक्ष्य कहलाता है। यहां पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया। अब ये बात जानते हैं, साक्ष्य के बारे में बात कर रहा है। यहां पे परिभाषा जो बताई गई है वो साक्ष्य की परिभाषा के अंतर्गत दिया गया है। यहां पे डेफिनेशन पूछा जा रहा है आपका, तो वे सभी कौन सी धारा प्रावधान करती है, न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेज जिनमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख साक्ष्य। अब यार ये बात जो है वो इंटरप्रिटेशन क्लॉज के सेक्शन 3 में बताई गई है, जहां पे साक्ष्य बताया गया है, साक्ष्य को डिफाइन किया गया है। दो तरीके का साक्ष्य है आपका, एक तो डॉक्यूमेंट्री है और दूसरा जो है वो ओरल है। यहां पे ओरल और डॉक्यूमेंट्री, तो जो न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए गए सभी दस्तावेज जिनमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शामिल हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाएगा। और ये कहां डिफाइन है, 3 में, तो कहां है 3, यहाँ पे ये 4 है, ये 61 है, 91 है, और यहाँ पे कोई नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है।
4 में आपने देखा है कि ये प्रिज्यूम के बारे में बात कर रहा है, प्रिजम्पशन के बारे में बात कर रहा है, उदाहरण करेगा और कर सकेगा, और कॉन्क्लूसिव प्रूफ के बारे में बात कर रहा है। एक्सेट जो है कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहा है कि कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट आइदर कैन बी प्रूव्ड बाय द प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस के बारे में बात करा गया। 91 जो है ये आपका चैप्टर 6 स्टार्ट करता है एविडेंस ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ग्रांट्स हैं, अदर डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी है, उसके बारे में बात कर रहा है। आगे चले। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। बहुत ईमानदारी से आप लोगों ने मेहनत करी है, वेरी गुड। यहां पे कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो साक्ष्य कहलाता है, यह परिभाषा, ये सामान्य की डेफिनेशन है। ये जिसमें यानी एनी फैक्ट विच हैव अ प्रोबेटिव फोर्स, क्या उन्होंने कहा कि जिसमें प्रमाणकारी बल हो, प्रोबेटिव फोर्स हो, वो साक्ष्य कहलाएगा। कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो, ये सामान्य की परिभाषा है। बहुत ही बेहतरीन परिभाषा है, ये कई बार पूछी गई, जरूर इनको याद रखना है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, अभी अभी आपको मैंने बताया, ये क्या है आपके, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पर यूज किए जा रहे हैं। सेक्शन 3 के अंतर्गत डेफिनेशन के तौर पर ये बताया गया है। आगे चलिए यहां पे, तो ऑप्शन नंबर यहां पे क्या हो जाएगा, 46 का बी हो जाएगा। आइए 47 पे चलते हैं। 47 आपका क्या कह रहा है, 47 उच्चतम न्यायालय के किस निर्णय में अवधारित किया गया कि सीसीटीवी कैमरा का फिल्म का हिस्सा सर्वोत्तम साक्ष्य है। ये टोमासो ब्रूनो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में बता दिया गया है, सीसीटीवी के बारे में बात करा गया। सीसीटीवी कैमरा का हिस्सा का सर्वोत्तम, टोमासो ब्रूनो, बहुत ही लैंडमार्क केस है, इसको ऑप्शन नंबर हो जाएगा। और ये परमवीर सिंह सैनी का जो केस है, जहां पे ये बता दिया गया है कि परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह, जहां पे सारे पुलिस स्टेशन, मैं केस लिख दे रहा हूं, परमजीत सिंह, परमजीत सिंह सैनी, वहां पे भी किसके बारे में बात किया गया है अभी, परमजीत सिंह सैनी वर्सेस आपका बलजीत सिंह, बलजीत सिंह। ये जो केस है जिसमें ये बताया गया कि सारे जो भी आपके इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, जो पुलिस स्टेशन है, सीबीआई है, एनआईए है, इनके ऑफिसेस में सारे जगह पे सीसीटीवी फुटेज इस्टेब्लिश होना चाहिए, ये बात निर्धारित किया गया है यहां पे। अब ये याद रखिएगा, उसी के साथ साथ यहां पे, और उनका जो कैमरे की फिल्म का हिस्सा है वो सर्वोत्तम साक्ष्य होगा, ये इस केस में बताया गया है, और हर पुलिस स्टेशन में स्टैब्लिश किया जाएगा, ये परमजीत सिंह सैनी के केस में बताया गया। आइए, एफआईआर इज नॉट अ सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस, हर व्यक्ति जानता है कि भारतीय जो आपकी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत जो एफआईआर है वो सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, ये बताया गया सी मंगेश बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका की केस में बताया गया। सी मंगेश बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका, याद रखिएगा, अच्छी केस है, पूछा गया है। अब यहां पे परिस्थिति जन सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बारे में बात करा गया। सर्कमस्टांशियल एविडेंस के संदर्भ में जिन परिस्थितियों के संबंध में, एक चीज आपको समझना है जो अंतर किया है इसमें, जिन परिस्थितियों के संबंध में यहां पे संबंध में निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हें पूर्ण रूप से सिद्ध होना चाहिए। पहली चीज तो, जो परिस्थितियां हैं और जो आपने उन परिस्थितियों को देख करके कंक्लूजन ड्रॉ करा है, वो पूर्ण रूप से सिद्ध होनी चाहिए, पहली बात। इसे तभी आप यूज कर पाओगे। परिस्थितियां जो है वो निर्णायक होनी चाहिए, कॉन्क्लूसिव होनी चाहिए, यानी वो प्रूव्ड हो, और कैसे प्रूव्ड हो, कॉन्क्लूसिवली प्रूव्ड हो, निर्णायक रूप से, उसका मतलब उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और फिर कह रहा है कि इस प्रकार स्थापित तथ्य दोष की परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए तथा निर्दोषता के अनुरूप होना चाहिए। अरे भाई गजब हाल है, इनोसेंस के भी अनुरूप होना चाहिए और गिल्टी के भी अनुरूप होना चाहिए, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये दोष की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए, ऐसी जो हाइपोथेसिस होनी चाहिए वो कैसी हो, वो ये बता रही हो कि आपका जो है वो गिल्ट है यहां पे, जबकि यहां पे आपने दोनों बातें करी और कंट्राडिक्टी, तो ये नहीं हो सकता है। अगेन, परिस्थितियों को नैतिक निश्चितता तक आरोपी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के दोष की संभावना से वर्जित करना चाहिए। यानी ये जो परिस्थिति है, जो एक्यूज है उसी को पूरी तरीके से क्या करे, दोषी साबित करे, अन्य व्यक्ति को अपवर्जित करे, अर्थात कोई डाउट पैदा ना करे। यदि ये परिस्थिति कई व्यक्तियों को वो शामिल कर रही है, इसका मतलब कॉन्क्लूसिव नहीं मानी जाएगी ये। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4, ये नहीं होगा। तो 1 2 4 कहां पे है, 1 2 4 कहां पे है, ये आपका बी हो गया,
एक दो चार आपका क्लियर है यहां पे। अब आगे देखते हैं। चलिए, अब आगे आपका सेक्शन 50 इन रेफरेंस टू सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, अगेन यही क्वेश्चन है आपका इंग्लिश में जो आपने ऊपर पढ़ा हुआ है। ठीक है, आइए 51 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण के रूप में साक्ष्य का अर्थ, ठीक है, एक तथ्य जिससे यह निष्कर्ष न्यू के रूप में है प्रत्यक्ष साक्ष्य। किस उदाहरण में साक्ष्य का अर्थ है एक तथ्य जिसमें एक निष्कर्ष न्यू के रूप में है? ठीक है ना। यहां पे किसके बारे में यह बात करा गया है? ये एक न्यू के तौर पर काम कर रहा है, बेसिस के तौर पर काम कर रहा है। ये आपका सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बारे में बात कर रहा है। साक्ष्य का अर्थ है एक तथ्य जिसमें एक निष्कर्ष न्यू के रूप में काम करेगा, ये आपका सर्कमस्टांशियल एविडेंस होगा। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 51 का बी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 प्रत्यक्ष रूप से क्या उल्लेख नहीं करता है? तो मौखिक साक्ष्य है, दस्तावेजी साक्ष्य है, सेकेंडरी एविडेंस है, पारिस्थितिक जन्य साक्ष्य है। यहां पे एक्सप्रेसली बात कर रहा है। यहां पे देखिए जो क्वेश्चन आया हुआ है वो किसके बारे में बात कर रहा है? यहां पे बात कर रहा है साहब कि प्रत्यक्ष रूप से उल्लिखित नहीं है, यानी एक्सप्रेसली मेंशन नहीं, कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है। तो कौन सा है आपका? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को नहीं बताया गया है यहां पे। अब आपको गलत आंसर बताना है यहां पे साहब। गलत आंसर क्या बताना है? देखिए कह रहा है कि गलत उत्तर बताइए। साक्ष्य निम्न प्रकार का हो सकता है। कैसा हो सकता है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्राथमिक और द्वितीयक, मौखिक और दस्तावेजी, प्रक्रियात्मक और सारवान साक्ष्य। देखिए जब मैंने आपको लेक्चर के तौर पर पढ़ाया था तो ये काइंड्स साक्ष्य के बताया था आपको। आपको पता है कौन कौन से साक्ष्य का कैटेगरी है? तो जो डायरेक्ट और आपके इंप्लाइड एविडेंस है या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो है। प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस जो है वो बताया गया है आपका। प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य जो है ये आपका 62 और 63 में बता दिया गया है। मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य ये आपके धारा में ही बता दिया गया, सेक्शन 3 में ही डिफाइन कर दिया गया है। प्रक्रियात्मक और सारवान साक्ष्य जो है ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो डी हो जाएगा, ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर जो है वो डी है। वेरी गुड। ये जो है आपका 54 बता रहा है अवांछनीय विधि से प्राप्त किया गया साक्ष्य ग्राह्य है यदि वह अन्यथा सुसंगत है। न्यायालय ने यह कहा है। देखो पुष्पा देवी की केस में यह बात बता दी गई। पुष्पा देवी एम जाटिया बनाम एम एल वाधवा की केस में यह बता दिया गया है कि भैया साक्ष्य चाहे जैसे प्राप्त किया जाए, साक्ष्य जो भी प्राप्त किया गया है उसका मैनर क्या है, मोड क्या है, किस तरीके से प्राप्त किया है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। जो सुसंगत है वो सुसंगत ही रहेगा, बात खत्म। अब जैसे मान लीजिए कि ये कहा जा रहा है कि भैया सर्च करिए, सर्च करने के लिए वारंट लेकर के आइए तब इसमें प्रवेश करिए। अब ऐसी स्थिति में पुलिस जो है वो बिना वारंट के ही चली गई है, उसको लेकर के चली आई है। तो यहां पे जो एविडेंस बरामद हो चुका है उस एविडेंस में यदि रेलेवेंसी है तो उसे यूज किया जा सकता है। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि साहब ये गलत तरीके से प्राप्त कर लिया गया। यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है और उसकी लॉफुल कस्टडी से लेना चाहिए था और लॉफुल कस्टडी से नहीं लिया गया है, तो भी यदि साक्ष्य को कलेक्ट कर लिया गया है तो वही कह रहा है पुष्पा देवी की केस में कि किसी भी गलत तरीके से भी साक्ष्य ग्राह्य है तो वह सुसंगत ही रहेगा। यह बात बता दिया गया इसी केस में, वह विसंगत नहीं हो जाएगा। ठीक है, यह उसका मैटर है, वहां पर आप देखते रहिएगा। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है कि न्याय निर्णय परिस्थिति जन साक्ष्य के बारे में 5 स्वर्णिम सिद्धांत, पंचशील सिद्धांत। ये भाई बहुत लैंडमार्क केस है जो पंचशील सिद्धांत के बारे में बात किया, शरद विरदीचंद सारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये क्या है ये मैंने अपनी लेक्चर की वीडियो में बताया है, वहां पे नहीं जाना चाह रहा हूं आपको। पंचशील सिद्धांत शरद विरदीचंद की केस में बता दिया गया, याद रखिएगा। आर्यम मलकानी, अब ये देखिए टेप रिकॉर्डिंग जो बात की गई है वो साक्ष्य हो जाएगा। आर्यम मलकानी ये जो बात है आपका, ये बहुत ही लैंडमार्क केस है। देखिए आर्यम मलकानी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की ग्राह्यता से संबंधित है, टेप रिकॉर्डिंग के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, जो भी बात हुई है, जो रिकॉर्ड हुआ है, वो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन होने की वजह से क्या हो जाता है, रेलिवेंट हो जाता है। ये यहीं पे बता दिया गया है। ठीक है भाई साहब, आगे चलते हैं। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है 58। 58। और ये वीडियो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सारे मित्रों को भेजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे और निश्चित तौर पे आप लोग सफल होकर के इस एग्जाम को क्लियर करेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 58
कह रहा है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के तहत नहीं माना गया है। क्या नहीं माना गया है? वार्तालाप की टेप रिकॉर्डिंग, शपथ पत्र अदालत में निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अदालत के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज। कह रहा है कि क्या नहीं माना गया है भाई? तो एफिडेविट के बारे में बात नहीं मानी जाएगी, बात ही खत्म हो गई यहां पे। क्या नहीं माना जाएगा यहां पे? क्या नहीं मानेंगे आप? एफिडेविट के बारे में बात नहीं करेंगे साहब। बार बार आपसे कह रहा हूं, साक्ष्य के तौर पर एफिडेविट का यूज नहीं किया जा रहा है। आगे चलते हैं सर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे आइए। अब आ गया आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऐसे प्रश्नों पे बार बार मैं आपसे कहता हूं कि तुरंत आपको लगाना है कौन सा सही नहीं है, निगेटिव में आंसर करना है। आपसे कह रहा है, आइए, कौन सा सही नहीं है? मैं ऐसे ऑब्जेक्टिव करते समय इनको तुरंत अंडरलाइन करता था, मेरे माइंड में ये क्लियर हो गया कि आंसर जो है निगेटिव में पूछा गया है, क्वेश्चन किया गया है, तो नेगेटिव में आंसर भी करना है उसी तरीके से। कह रहा है कि सुनवाई के दौरान किसी मामले के बारे में न्यायाधीश का व्यक्तिगत और विचार, क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? तो इनके व्यक्तिगत विचार, मूक साक्षी का बयान, न्यायालय के निरीक्षण हेतु दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक टीवी। अब यहां पे ऐसी स्थिति में सारी चीजें यार जो है, तीनों चीजें आपको समझ में आ रही है। तो पहली चीज भैया देखो, मूक साक्षी का जो बयान है वो रेलिवेंट होता है। न्यायालय के निरीक्षण के लिए जो प्रस्तुत दस्तावेज होते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक से भी जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, तो तीनों तो सही है। लेकिन इनका जो पर्सनल नॉलेज है, सुनवाई के दौरान किसी मामले में न्यायाधीश का व्यक्तिगत ज्ञान और विचार, ये कंसिडर नहीं हो सकता है। तो ये बात सही नहीं है, सिंपल सी बात है। यदि किसी न्यायाधीश के द्वारा यदि कोई बात देख लिया जाए साहब, तो ऐसी स्थिति में क्या नहीं होगा? वो उसे यूज नहीं कर सकता है, ये सबको पता है आपका। क्लियर है यहां पे? वेरी गुड। आगे चलिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ए कर लीजिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट तात्विक साक्ष्य नहीं है। इसका प्रयोग विचारण के दौरान लिखित में से किया जा सकता है। यानी एफआईआर के बारे में बात कर रहा है। और ये किसके बारे में बात कर रहा है? सूचनादाता के बारे में बात कर रहा है। सूचनादाता, इंफॉर्मेंट। एफआईआर जो है वो दोनों लोगों के द्वारा लॉन्च किया जा सकता है। एफआईआर जो है वो दोनों लोगों के द्वारा लॉन्च किया जा सकता है। कौन लॉन्च कर सकता है? यानी एक्यूज और इंफॉर्मेंट दोनों लॉन्च कर सकता है। तो यहां पे जो बात करी गई है वो किसके बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है। हाँ, यहां पे प्राथमिक सूचना रिपोर्ट के बारे में बात करें, इसका प्रयोग। ठीक है, केवल सूचनादाता के साक्ष्य की पुष्टि के हेतु किया जा सकता है, सूचनादाता के साक्ष्य के खंडन हेतु किया जा सकता है। अरे भैया, इनका यदि कोई इंफॉर्मेंट है, ध्यान देखिएगा, यदि कोई इंफॉर्मेंट है और ये इंफॉर्मेंट ने क्या करा हुआ है? कोई एफआईआर लिखवाई है, एफआईआर लॉन्च किया है। एफआईआर यदि कोई लॉन्च किया गया है 154 के अंतर्गत, तो उसका कंट्राडिक्शन के तौर पर 145 और उसका कोरोबरेशन 157 के अंतर्गत दोनों जगह पे किया जा सकता है। ये कहां पे बात करेंगे? ए और बी दोनों के लिए हो जाएगा। लेकिन यदि यही बात एक्यूज्ड होता, तो चूंकि एक्यूज को आप क्या नहीं बना सकते हो, एक्यूज को आप विटनेस नहीं बना सकते हो, इसलिए 145 में उसका खंडन भी नहीं कर सकते थे और 157 में उसका कोरोबोरेशन भी नहीं कराया जा सकता है। क्योंकि यहां पे सूचनादाता के साक्ष्य की बात करा हुआ है। यहां पे प्रथम सूचना तात्विक साक्ष्य नहीं, इसका प्रयोग विचारण के दौरान लिखित में से किया जा सकता है। सूचनादाता की बात कर रहा है, एक्यूज की बात नहीं कर रहा है। तो सूचनादाता में दोनों जगह किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा साहब। क्लियर है यहां पे? वेरी गुड, आगे चला जाए। अब यहां पे जो है, आगे बढ़िए क्वेश्चन को लेकर के। हाँ, ये आपका कौन सा हो गया? ये आपका आ गया, कोई भी तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है। ये साबित और ना साबित के बारे में बात कर रहा है। कहां पे बात करी गई है जो साबित और ना साबित है? कहां पे ये साबित और ना साबित है सर? इसको तुरंत बताइए आप। यहां पे साबित और ना साबित नहीं है, तो जल्दी से देख करके इसका आंसर करें आप। पहला ऑप्शन कह रहा है कि कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाएगा। तो जो तथ्य अभी जो है वो बीच में है, ना तो साबित हुआ है
और ना ही ना साबित किया गया। तो ऐसा जो तथ्य होगा वो क्या कहलाएगा आपका? वो यही कहलाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, 61 का ऑप्शन नंबर 4। आइए 62 पे चलते हैं। ये 62 पे कह रहे हैं भारतीय साक्ष्य नियम के अंतर्गत साबित का तात्पर्य क्या है? प्रूफ का क्या मतलब होता है? साबित का तात्पर्य क्या है? यहां पे 62 के बारे में बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 62। अब यहां पे साबित नहीं हुआ होना चाहिए था, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, इसे करेक्ट करें आप। ये क्वेश्चन कह रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साबित नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ का तात्पर्य है। तो क्या है? ना साबित है, ना ना साबित है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 62 का जो है वो सी हो जाएगा आपका। इज इट क्लियर? वेरी गुड। चलिए अब यहां पे आगे बढ़िए, 63 पे आइए। कह रहे हैं कि जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो तब प्रमाणकर्ता अधिकारी की राय जिनमें इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जारी किए गए हैं ये सुसंगत साक्ष्य है भाई। ये सुसंगत साक्ष्य के तौर पे बात कर रहा है। प्रमाणकर्ता अधिकारी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जारी किए हैं वो सुसंगत साक्ष्य होगा। क्लियर है यहां पे? वेरी गुड। फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा में उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और सबूत पदों की व्याख्या की गई है। ये किस धारा के अंतर्गत ये बात करी गई है? ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। वेरी गुड। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत उपधारणा करेगा, ये धारा 4 के अंतर्गत मैंने आपसे बताया कि यहां पे जो बात करी गई है वो किस सेक्शन में बात करी गई? सेक्शन 4 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मे प्रिज्यूम है, सेल प्रिज्यूम है और आपका कॉन्क्लूसिव प्रूफ है। इसका मतलब उपधारणा कर सकेगा, करेगा और जो है निश्चायक साक्ष्य, ये आपने पढ़ा हुआ है। ये किस धारा में बात करी गई है? धारा 4 के अंतर्गत बात करी गई। अब जरा देखिए, दो तरीके के प्रिजम्पशन है आपके पास। एक तो प्रिजम्पशियो ज्यूरिस है, प्रिजम्पशियो ज्यूरिस, और दूसरा जो है आपका प्रिजम्पशियो ह्यूमैनिस। ये ह्यूमैनिस, इसका मतलब ये नेचुरल प्रिजम्पशन भी कहलाता है। और यही आपका, ये आपका प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट भी होता है। ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होता है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, और ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो होता है ये क्या होता है? इररिबिटेबल होता है, इररिबिटेबल होता है। बहुत सही यार, ऑलवेज रिबिटेबल होता है, यानी इसका खंडन किया जा सकता है। अब ये जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है ये रिबिटेबल भी होता है और इररिबिटेबल होता है। जो रिबिटेबल है वो क्या है आपका? वो सेल प्रिज्यूम है। जो इररिबिटेबल है वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ है। और यहां पे जो रिबिटेबल है वो आपका क्या है? मे प्रिज्यूम। ये याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर जो है वो डी हो जाएगा। क्लियर है यहां पे? वेरी गुड, बहुत सही कर रहे हैं आप लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड whenever it is provided in a Indian Evidence Act that the court may presume a fact, may call for a proof of the fact, a court is bound to regard the fact। देखो, जहां पे मे प्रिज्यूम है वहां पे कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है। कोर्ट या तो उसे प्रूव मान सकता है, उसे साबित मान सकता है, या उसके साबित करने के लिए साक्ष्य की मांग कर सकता है। तो 65 नंबर ऑफ क्वेश्चंस में पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है? दिस वन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी दो ही बात है। ये किसके बारे में बात कर रहा है? मे फॉर कॉल फॉर प्रूफ। चलो भैया, ये हो गया आपका दिस वन। चलिए, जहां भारतीय साक्ष्य नियम 1872 द्वारा यह विशिष्ट है, न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को, किसी तथ्य की उपधारणा करेगा। ध्यान रखिएगा, किसके बारे में बात कर रहा है? सेल के बारे में बात कर रहा है। उपधारणा प्रिजम्पशन, सेल प्रिज्यूम करेगा। तो वहां पे उस फैक्ट को वो साबित मानेगा जब तक कि वो साबित नहीं कर दिया जाता है। इसका मतलब मे प्रिज्यूम में क्या कर सकता है? मे प्रिजम्पशन में वो उसे साबित मान भी सकता है या उसके एविडेंस के बारे में कॉल कर सकता है, जबकि सेल्फ प्रिजम्पशन में उसे साबित मानेगा। और इसका खूब बेहतरीन एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा, 113 ए पढ़ा था
और 113 बी पढ़ा था आपने। 113 बी जो डाउरी डेथ से रिलेटेड है, और ये अबेटमेंट ऑफ द सुसाइड ऑफ द मैरिड वुमेन के बारे में बात किया गया था। यहां पे जो बात की गई थी वो मे प्रिज्यूम है, और यहां पे जो बात की गई वो सैल प्रिज्यूम है। यहां पे यहां पे कोर्ट के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं होता है, यहां पे कोर्ट के पास डिस्क्रिशन होता है। वो उस फैक्ट्स को साबित मान भी सकता है या उसको साबित करने के लिए कॉल कर सकता है कि आप साक्ष्य प्रस्तुत करो। यहां पे उसे मानना ही होगा, बाध्यता होगी, यही बात बात कर रहा है यहां पे। तो साबित मानेगा जब तक ना साबित नहीं कर दिया जाता है। अब ये इस बात को उपधारणा करेगा पे बात करनी है आपको, इसको देखना है आपको। ये बहुत सारे सेक्शंस हैं आपसे जो पूछे जाते हैं, उनको याद रखना है आप लोगों को कि कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जहां पे ये बात। अब देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सम्मिलित है प्रिजम्पशियो ज्यूरिस केवल, प्रिजम्पशियो ह्यूमैनिस, ये मिनिस नहीं है, ह्यूमैनिस है, प्रिजम्पशियो ह्यूमैनिस। मैंने आपसे बताया ये दोनों शामिल है। ऑप्शन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा। प्रिजम्पशियो ज्यूरिस, ज्यूरिस का मतलब लॉ, प्रिजम्पशियो ह्यूमैनिस इसका मतलब मानवीय आचरण, मानवीय तर्क, मानवीय बुद्धि, मानवीय विचार के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, अर्थात प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। तो दोनों तरीके के फैक्ट्स हैं यहां पे, क्लियर करते हैं। आइए फिर कहता है विधि की अखंडनीय उपधारणा भारतीय साक्ष्य, यहां अखंडनीय, भारतीय अखंडनीय उपधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किस शब्दावली में व्यक्त किए गए हैं? अखंडनीय यानी इररिबिटेबल प्रिजम्पशन के बारे में बात कर रहा है। इररिबिटेबल प्रिजम्पशन के बारे में का मतलब क्या है? जो कॉन्क्लूसिव प्रूफ होगा, तो जो निश्चायक सबूत के तौर पर होगा, ये उपधारणा कर सकेगा, यानी मे प्रिज्यूम है, उपधारणा करेगा सेल प्रिज्यूम। ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ के बारे में बात कर रहा है। तो जो इररिबिटेबल है, इसका मतलब जिसको क्या नहीं किया जा सकता है, रिबट नहीं किया जा सकता है, जो इररिबिटेबल होता है। जैसे ये बात आपने पढ़ा था कि इंडियन पैनल कोड के अंतर्गत, इंडियन पैनल कोड में क्या पढ़ा है आपने? इंडियन पैनल कोड में पढ़ा है कि यदि 7 साल से कम उम्र का कोई लड़का है, धारा 82 के अंतर्गत यदि 7 साल से कम उम्र का कोई लड़का है तो कोई बात अपराध नहीं कर सकती। इसका मतलब ये इस बात का कॉन्क्लूसिव प्रूफ है कि जैसे ये पता चल गया कि वो 6 साल का लड़का है, ये इस बात का निर्णायक साक्ष्य है कि वो उसके द्वारा अपराध नहीं किया जा सकता है, यानी कॉन्क्लूसिव है। इसी तरीके से आपने बहुत सारी ऐसी धाराएं देखी हैं जो कॉन्क्लूसिव प्रूफ के बारे में बात करी। जो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 112 है, ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ के बारे में बात कर रही है साहब, कॉन्क्लूसिव प्रूफ के बारे में बात कर रही है। ठीक है ना? यहां पे ये उपधारणा, उसको आप क्या नहीं कर सकते हो, सेक्शन 41 इंडियन एविडेंस एक्ट के द्वारा जो कॉन्क्लूसिव प्रूफ के बारे में बात करी, तो यही है आपका 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखना है आपको इन धाराओं के अंतर्गत 112 और 41 ये इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा है, और 82 जो है वो आईपीसी की धारा है जो कॉन्क्लूसिव प्रूफ के बारे में बात करती है। यहां पे इन्हें खंडित करने का मौका नहीं दिया जाएगा आपको। ठीक है, यदि ये बात साबित कर दी गई कि लड़का 7 साल से कम उम्र का है तो वो अपराध करने के लिए। अब आइए देखिए जरा, प्रिजम्पशंस अंडर द लॉ ऑफ द एविडेंस आर अ फैक्ट ऑफ लॉ। ठीक है, प्रिजम्पशन यहां पे जो बात करी गई है, प्रिजम्पशंस अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस। ठीक है, प्रिजम्पशन क्या है? प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, तो दोनों तरीके की प्रिजम्पशन के बारे में बात करेगी। बार बार हम लोगों ने पढ़ लिया बोथ। यहां पे क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए आप, क्वेश्चन क्या है आपका? ये देखो, प्रिजम्पशन अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस, तो पहली चीज है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, ऑप्शन नंबर 1। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, ऑप्शन नंबर 2, बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी एंड ए दोनों हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने निर्दोषता की अवधारणा को बताया है, निर्दोषिता की अवधारणा को क्या बताया है? ठीक है ना? ये मानव अधिकार है। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के बारे में बात कर रहे हैं। प्रिजम्पशन ऑफ, ये क्रिमिनल लॉ का एक प्रिंसिपल है भैया, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, और ये ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है, मानवीय अधिकार से संबंधित है। कैसा अधिकार है आपका? ये मानवीय अधिकार है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। ठीक है, अब यहां पे ओमनिया प्रोज्यूम्प्टर राइट इज एक्टा, ये सभी तथ्यों का उचित रूप से अवधारित किया जाना, सभी तथ्यों को यानी प्रॉपरली आपको क्या करना है? अवधारित करना है। ये बात क्लियर है यहां तक? आगे 71 जो है, ओमनिया प्रिज्यूम्प्टर राइट इज एक्टा का मतलब सभी तथ्यों को उचित रूप से अवधारित किया जाना। तथ्यों की सुसंगति से संबंधित बात करेंगे, जो 5 से लेकर के 55 तक में बताया गया है। ठीक है ना? हमने बताया था कि हमारे यहां जो प्रिजम्पशन है
सॉरी, हमारे यहाँ जो रेलेवेंसी है वो रेलेवेंसी चैप्टर 2 में डिफाइन किया गया है, 5 से लेकर के 55 तक में डिफाइन किया गया है। ये रेलेवेंसी जो है वो प्री रिक्विजिट कंडीशन है, ये किसी भी चीजों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत लाने के लिए, यदि उसे कोर्ट तभी देखेगा जब वो रेलेवेंट होगा। ये कोर्ट का प्रेजेंट विवेकाधिकार होता है। वो जब भी आप कोई साक्ष्य उसके सामने प्रस्तुत करते हो तो न्यायालय यह बात पूछ सकता है आपसे 165 के अंतर्गत कि ये बताओ, यदि ये बात साबित हो गई तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 5 से लेकर के 55 के बीच में ये बात कहां सुसंगत होगी, तो आपको ये बताना होगा। चलिए, उसी सुसंगतता के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 2 जो है वो रेलेवेंसी के बारे में बात कर रहा है, और यहां पे इस चीज को ध्यान में रखना है साहब, ठीक है ना? हाँ या ना? क्लियर है यहां पे? चलिए, अब जो है ऑल फैक्ट्स के बारे में बात कर रहा है। एविडेंस में बी गिवन ऑफ द ऑल फैक्ट्स, फैक्ट्स एंड फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट बट नॉट फैक्ट इन इशू। ठीक है ना? यहां पे तो एविडेंस में बी गिवन ऑफ ऑल फैक्ट्स, फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू, ठीक है। फैक्ट्स इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट, यस, रेलेवेंट फैक्ट बट नॉट द। अब आप बताइए, फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट दोनों है आपके यहाँ, क्या दिक्कत है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्लियर है, यहाँ पे फैक्ट भी है और रेलेवेंट फैक्ट भी है साहब। ठीक है, मैं जानबूझ करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का एक भी शब्द प्रयोग नहीं कर रहा हूं जिसकी वजह से कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में आए। यहां कोई कंपैरेटिव स्टडी नहीं, यू हैव टू टोटली फोकस टुवर्ड्स योर एग्जाम। ठीक है, बस उसी के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। अभी सिर्फ आपको उन्हीं फैक्ट्स के बारे में देखना है। इसे डबल स्पीड में लगा कर, 2x स्पीड में लगा करके कान में देखते जाना है, सुनते जाना है, और बस आंख बंद करके सुनते जाना है यात्रा के दौरान, या कोई ऐसा समय जहां पे आप व्यस्त हैं। बाकी आप अपनी पढ़ाई करिए, रिवीजन करते रहिए बेयर एक्ट के साथ। मेरे साथ एक बार लग करके इसको जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसे शेयर करिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 निम्न में से किस धारा में बताया गया है कि साक्ष्य विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का दिया जा सकता है? मैंने आपसे बताया ये बेसिक प्रिंसिपल है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। ये बैकबोन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है, जो ये स्पष्ट करती है। धारा 5 में 3 तरीके के प्रिंसिपल के बारे में बात करा गया। धारा 5 3 तरीके की बात कर रहा है। पहली चीज कह रहा है कि जो भी एविडेंस होगा वो फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट तक ही सीमित होगा, पहली चीज। दूसरी बात ये कह रहा है कि बेस्ट एविडेंस को ही दिया जाना चाहिए, बेस्ट एविडेंस को प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। बेस्ट एविडेंस का मतलब क्या हुआ? बेस्ट एविडेंस का मतलब है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है आप उन्हें दें आप। तो मैंने आपसे बताया बेस्ट एविडेंस को प्रोड्यूस करो और हियर से एविडेंस को एक्सक्लूड करो। हियर से एविडेंस को एक्सक्लूड करना है, हियर से यानी ये आप जो सुने हो और फिर उसे कहते हो। हियर यानी यदि कोई व्यक्ति इसने सुना है तो किसी और से सुना होगा, और जो इसने सुना है, हियर किया है, उसी को इसने कहा है। इसका मतलब उसने खुद उसे अनुभूत नहीं किया है, वो डायरेक्टली उसे नहीं देखा हुआ है, और इसने कह दिया है। इसी को कहा जाता है हियर से एविडेंस। तो कह रहा है कि हियर से एविडेंस को एक्सक्लूड किया जाना चाहिए, यद्यपि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पे हियर से एविडेंस को जो है शामिल किया गया, जैसे पार्ट ऑफ रेजिस्टे हो गया, कन्फेशन हो गया, डाइंग डिक्लेरेशन हो गया, इट इज ऑल्सो रेजिस्टे, इट इज ऑल्सो हियर से एविडेंस। ठीक है, लेकिन तो 3 चीजें मैंने आपको बताई। पहला चीज क्या है? ये धारा 5 के अंतर्गत 3 बातें हैं। कौन कौन सी बातें हैं? ये विवादित और सुसंगत तथ्य तक सीमित होना चाहिए। दूसरा जो है सर्वोत्तम साक्ष्य का दिया जाना चाहिए। और तीसरा जो है आपका अनुश्रुत साक्ष्य का क्या किया जाना चाहिए? एक्सक्लूजन किया जाना चाहिए। ये आपका तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका यहां पे सी हो जाएगा साहब। अब यहां पे आइए, ए का परीक्षण बी की हत्या के लिए किया जाता है, और एक गदा से उसकी हत्या के इरादे से उसे मारता है। ए के परीक्षण के समय कौन सा तथ्य विवादक तथ्य नहीं है? यहां पे फिर देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, विवादक तथ्य नहीं है ये पूछ रहा है साहब। विवादक तथ्य नहीं है, विवादक तथ्य नहीं है साहब। कौन सा ऐसा तथ्य है जो विवादक तथ्य नहीं है? ध्यान दीजिए। पहली चीज, ए का गदा से बी को मारना, ये विवादक तथ्य नहीं है। ए की सी से बातचीत, ये विवादक तथ्य नहीं है।
ए का गदा से मृत्यु कारित करना, ए का गदा से वी की मृत्यु कारित करना, और ए का बी की मृत्यु कारित करने का आशय। अब जरा देखिए, जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, इसका मतलब इंटेंशन है। यहां पे इंटेंशन जो है वो क्या होता है, फैक्ट इन इश्यू होगा, क्योंकि जब तक इंटेंशन नहीं होगा तब तक या इंटेंशन और नॉलेज नहीं होगा तब तक जो है उसके लिए आप लाइबल नहीं बना पाओगे। आप लाइबिलिटी फिक्स करनी है। ए का गदा से मारना यह भी है, ए की बातचीत। अब ये ए और बी की बातचीत होने से विवादित तथ्य कैसे निर्धारित होगा, कैसे किसी के अधिकार, दायित्व और नियोग्यता का निर्धारण सिर्फ बातचीत करने से होगा। तो ये जो फैक्ट है वो विवाद्यक फैक्ट नहीं है। गधे से मारना है, आंसर इज यस। उसकी मृत्यु कारित करना है, उसका आशय था, उसका आशय था। ये फैक्ट है आपके। अच्छा, भारतीय साक्ष्य नियम के ऊपर उसी संव्यवहार का भाग बनना, उसी संव्यवहार का भाग बनना, ये पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन के बारे में बात कर रहा है, ये रेजिस्टे के बारे में बात कर रहा है। और रेजिस्टे धारा 6 के अंतर्गत बता दिया गया है कि कहां पे रेजिस्टे है आपका, कहां पे रेजिस्टे बताई गई है। तो धारा 6 के अंतर्गत पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन में बता दिया गया साहब। आगे आइए, धारा 6 यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला, कह रहा रेजिस्टे का सिद्धांत दिया गया है। कहां पे दिया गया है रेजिस्टे का सिद्धांत, 06 में दिया गया है। इसे जानबूझ करके मैंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। देखिए आप, ये बात जो है वो क्या है, 60 है, और यहां पे क्या है 06, जानबूझ करके मैंने लिखा है इसे। तो यदि ध्यान नहीं देगा कोई तो 06 इधर और 6 में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाए, कहां ऑप्शन जाएगा। ये सिर्फ आपको अलर्ट करने के लिए रखा गया है ये क्वेश्चन आपसे। यहाँ अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय साक्ष्य नियम एक ही समव्यवहार का भाग होने वाले के तथ्यों से जाना जाता है। ये पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है, रेजिस्टे के बारे में बात कर रहा है। धारा 6 का जो है वो सी हो जाएगा रेजिस्टे के तौर पर। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, ये सेक्शन 6 में बता दिया गया है। आंग्ल विधि में रेजिस्टे एक ही संव्यवहार का भाग का सिद्धांत है। भारत में कोई महत्व नहीं, भारत में महत्व है, भारत में महत्व है, और इसे भारतीय साक्ष्य नियम की धारा 6 में समावेशित किया गया है। आंसर इज यस, ये धारा जो है 6 में है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगतता एवं ग्राह्यता जो है वो समनार्थी, ना तो समनार्थी है और ना ही समविस्तृण है। इसका मतलब, ये बात बहुत ही क्लियर है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ का जो एडमिसिबिलिटी और रेलिवेंसी है वो ना तो कोएक्सटेंसिव है, ना ही वो सिनोनिमस है। यानी रेलिवेंसी अलग चीज है और एडमिसिबिलिटी अलग चीज है। इसका मतलब कि जरूरी नहीं कि जो रेलिवेंट है, जो सुसंगत है वो ग्राह्य हो, ये जरूरी नहीं है। यानी हर सुसंगत जो है वो ग्राह्य नहीं हो सकता है। ये बात बहुत ही क्लियर है। तो इसका मतलब ये नहीं, रेलेवेंसी अलग है, एडमिसिबिलिटी अलग है। धारा 136 जो है वो एडमिसिबिलिटी एडमिसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। रेलेवेंसी से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो 5 से लेकर के 55 तक में बताया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तो ये अलग है, ये अलग है। और मैंने आपसे कहा कि जो रेलेवेंट है वो सुसंगत हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन एडमिसिबिलिटी होने की रेलिवेंसी जो है वो होना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है वे तथ्य जो भले ही विवादक नहीं है वे इस प्रकार विवादक हैं कि वो एक ही संव्यवहार का भाग बन जाए। वे संबंधित तथ्य और कार्य सिद्धांत के अंतर्गत सुसंगत हैं, सुसंगत नहीं होते हैं, साक्ष्य हैं, प्राथमिक साक्ष्य हैं। ये संबंधित तथ्य और कार्य के सिद्धांत के अंतर्गत सुसंगत होते हैं धारा 6 के अंतर्गत। ये रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 11 में आते हैं, जो तथ्य विवाद्यक होते हुए भी विवादक तथ्य से उस प्रकार संसक्त हैं कि वो एक ही संव्यवहार के भाग और उसी समय भिन्न समय और भिन्न स्थान पर घटित हों, ये सुसंगत है। धारा 6 के अंतर्गत ये पार्ट ऑफ रेजिस्टे के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 12, तथ्य जो दूसरे तथ्य से इस प्रकार जुड़े होते हैं कि वो उसी तथ्य का हिस्सा कहे जा सकते हैं, यानी पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन हो जाए तो वो सुसंगत तथ्य माने जाएंगे, जो उसी समय घटित हुए हो या वो अलग समय घटित हुए हो। तो ऑप्शन नंबर दोनों दोनों हो गया है भाई, चाहे वो एक समय पर घटित हुए हो, चाहे भिन्न समय पर घटित हुए हो, चाहे वो एक स्थान पर हो या भिन्न स्थान पर हो। धारा 6 का ये बात बताया गया है। अब ऐसे तथ्य जो विवादित तथ्य ना होते हुए भी, यहां पे फिर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा, दिस वन। अब आगे आइए, ऐसे तथ्य जो है जो विवादित तथ्य ना होते हुए विवादित तथ्य से इस प्रकार जुड़े हैं, ये कहां पे जा रहा है आपका, ये धारा 6 के अंतर्गत जा रहा है। ये रजिस्ट्रे के बारे में ही बात कर रहा है। फिर उसके बाद देखिए,
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा सामान्य नियम का अपवाद है? अनुश्रुत साक्ष्य, अनुश्रुत साक्ष्य नहीं है, यानी सामान्य नियम का अपवाद है। सामान्य नियम का अनुश्रुत साक्ष्य का अपवाद कौन है? धारा 6 जो है वो अनुश्रुत साक्ष्य का अपवाद प्रस्तुत करती है। एक पत्नी ने मात्र तेज भागता हुआ वाहन देखा जिसे कुछ ही दूर पर उसका पति को कुचल दिया था। क्योंकि यहां पे ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये रजिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है। ये भाग जो है पढ़ लीजिए, दुर्घटना स्वयं नहीं देखिए। पति की एक दिन बाद हृदयाघात से मृत्यु हो गई, क्या पत्नी का वह साक्ष्य लिया जा सकता है जो दुर्घटना के उपरांत दिया गया था? अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ, ये रेलेवेंट है। क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि ये पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन हो गया, एक ही संव्यवहार का भाग हो गया। ये एक ही संव्यवहार का भाग होने की वजह से ये सुसंगत मान लिया जाता है साहब। और यदि एक ही संव्यवहार के अंतर्गत यदि ये सुसंगत हो गया, तो यहां पे ये जो केस का फैक्ट है वो ऑलमोस्ट जो फैक्ट है वो आर वर्सेस फोस्टर की केस आप लोगों ने पढ़ा है। आर वर्सेस फोस्टर, ठीक है, यहां पे वो चीजें बदल दी गई, फोस्टर है तो ये है फोस्टर, आर वर्सेस फोस्टर। इस केस में वहां पे आपने ये देखा था कि गवाह जो है, जो साक्षी है, वो एक भागता हुआ ट्रक देखा था, लेकिन दुर्घटना उसने नहीं देखी थी। जैसे ही वो पीड़ित के पास पहुंचता है तो दुर्घटना की सारी बातें वह पीड़ित उसे बताता है, ठीक है ना? तो जो बातें उसने पीड़ित से बताई थी, जो बातें पीड़ित ने उससे बताई थी, वो बातें रेलेवेंट हो गई, आपकी रजिस्ट्री का पार्ट हो गया आपका। तो यहां पे साहब ये बात क्लियर हो गया, रजिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा। और आर वर्सेस फोस्टर का केस हो गया। अब जरा देखिए, आर वर्सेस मलकानी दूसरी बार केस आया हुआ है कि ये एक ही संव्यवहार का भाग हो जाता है। तो धारा 16 के अंतर्गत, सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16 में धारा 6 के अंतर्गत ये रेलिवेंट हो जाएगा। अब जरा देखिए यहां पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, यहां पे बात कर रहे हैं, और यहां पे इनकी जो बातें हैं वो क्या हो रही हैं? टेप रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग। तो यहां पे जो घटना के समय, घटना के शीघ्र पूर्व या घटना के साथ साथ या घटना के पश्चात जो भी कार्य किया जा रहा है, जो भी कार्य किया जा रहा है या जो भी सुना जा रहा है, जो भी बोला जा रहा है, वो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन बन जाता है। तो इसका मतलब टेप रिकॉर्डिंग जो चल रही है कन्वर्सेशन की, वह भी पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन बन जाएगी और धारा 6 के अंतर्गत रेलिवेंट हो जाएगी, पहली बात। इसी तरीके से मान लो ए जो है वो बी को चाकू लेकर के दौड़ रहा है मारने के लिए, बी भाग रहा है। अब यहां पे बी के द्वारा जो शब्द बोले जा रहे हैं, ए के द्वारा जो शब्द बोले जा रहे हैं, वो सारे शब्द जो है वो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन हो जाएंगे और रेलिवेंट हो जाएंगे। इसी तरीके से घटना के शीघ्र पूर्व या शीघ्र पश्चात या घटना के समय जो भी बातें बोली जा रही हैं, जो भी सुनी जा रही हैं, वो एक ही संव्यवहार का भाग हो जा रही हैं। और यही आर्य मलकानी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में बता दिया गया। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। साक्ष्य में टेप रिकॉर्डेड बातचीत जो है स्वीकार्य है अगर बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है, बातचीत में अपराधी बचाया जा सकता है, प्रासंगिक है परंतु आवाज पहचान नहीं हुई है, बातचीत मुद्दों के मामलों में प्रासंगिक है एवं आवाज की पहचान की गई है। तो भाई बात जो है वो क्लियर होनी चाहिए, वो टेम्पर्ड नहीं होनी चाहिए, ध्यान जरूरी रखना है यहाँ पे। तो ये ध्यान में रखना है साहब, ठीक है? प्रासंगिक है और आवाज की पहचान भी हो गई है, अदरवाइज वो टेम्पर्ड हो जाएगी। आजकल की जो स्थिति है, सांवल दास बनाम स्टेट ऑफ बिहार, बहुत ही लैंडमार्क केस है। सांवल दास के बारे में बात किया गया है, ये पार्ट ऑफ रजिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत जरूरी है, बहुत लैंडमार्क केस है, जरूर याद रखना है। सांवल दास बनाम बिहार राज्य, ठीक है ना? ये रजिस्ट्री संबंधित तथ्य और कार्य के नियम के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्लियर हो जाएगा। 19 जो है वो कह रहा है कौन सा साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है? ग्राह्य नहीं है, ऐसे प्रश्नों पर मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, तुरंत आप अपना माइंड क्लियर करिए, है या नहीं है। तो नहीं है की बात कर रहा है। अब जरा देखिए, किसे एडमिसिबल नहीं करोगे आप? तो किन्हें एडमिसिबल नहीं किया जा सकता है, ये बात आपको बताना है साहब, ठीक है? यहां पे आइए, यदि अपमान लेख पत्राचार का अंग निर्मित करने वाला एक पत्र में है तो संपूर्ण पत्राचार, ठीक है, रेलिवेंट हो जाएगा साहब। सारे सारे के सारे जो पत्र हैं, प्रहार हो जाने के उपरांत एक दर्शक द्वारा बोले गए शब्द, एक सुसंगत वार्तालाप या समकालिक टेप रिकॉर्डर, अभी आर्यम मलकानी का केस पढ़ रहे हो वहां पे रेलिवेंट है ये। एक ऐसे साक्षी का साक्ष्य, मृतक ने उसे क्या कहा था,
जिसने मात्र एक द्रुत गतिमान वाहन से, अभी अभी आप मैंने आर वर्सेस फोस्टर की केस बताई, आर वर्सेस फोस्टर, यह भी रेलिवेंट था आपका। यह भी आर यम मलकानी का केस, यह भी जो है वो रेलिवेंट है आपका। यहां पे प्रहार हो जाने के उपरांत एक दर्शक द्वारा बोले गए शब्द, अब ये उपरांत कितने समय बाद ये बोल रहा है, ये बात क्लियर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो बी होना चाहिए यहां पे। ठीक है, यहां क्लियर है ये आपका, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी सारे के सारे एडमिशिबल हैं। लेकिन अब कितने समय के बाद वो बोल रहा है, ये फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे है, कोर्ट इसे डिसाइड करेगी कि इसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए कि नहीं जाना। यहां पे पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन बनने के लिए जरूरी ये है कि आपके द्वारा जो बातें बोली जा रही कही जा रही है उस पर मनगढ़ंत करने की बात का समय आपको ना मिला हो साहब, इस बात का समय आपके पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20, आ पर बा को पीट कर उसकी हत्या करने का अभियोग है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुसंगत होंगे। आने बा को आ आने बा को जो कुछ कहा हो, पीटते समय आ या वा के पास खड़े हुए व्यक्तियों ने जो कुछ कहा था, पीटने के थोड़े समय पश्चात आ के पास खड़े व्यक्तियों ने जो कुछ कहा था, उपर्युक्त सभी। अब यहाँ पे सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। मैंने आपसे क्या कहा कि सारे के सारे बातें जो है वो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन बनाएगी, एक ही संव्यवहार का भाग बना रही हैं, और एक ही संव्यवहार का भाग होने की वजह से सारे के सारे जो है वो रेलिवेंट हो जाएंगे। अब जरा देखिए यहां पे ये घटना है, घटना के समय ए जो है वो बी को क्या कर रहा है, मार रहा है, ये ए है और ये बी है। तो इसके द्वारा जो बातें बोली गई हैं उस मारपीट के दौरान, इनके द्वारा जो बातें बोली जा रही हैं, यहां पे जो खड़े लोग देख करके जो बात बोल रहे हैं, इनके द्वारा जो बातें बोली जा रही है, सारे के सारे पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन बन जाएंगे। जैसे आप कोई मार पीट देखते हो या कोई घटना देखते हो तो अचानक आपके मुंह से निकल जाता, अरे बाप रे बाप कितना भयंकर मार रहा है, या कोई दुर्घटना आपने देखा, अरे कितना तेज मारा। ये जो स्पॉन्टेनियस बातें आपके मन से निकली जो बाई स्टैंडर्ड के तौर पर, या जो व्यक्ति मार खा रहा है उसकी जो आवाजें हैं, चीखें हैं, बचाव के लिए सहायता के लिए जो बातें कर रहा है, या जो मार रहा है उसके द्वारा जो बातें, वो सारे के सारे पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन हो जाएंगी। तो यहां पे ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये यहां पे 21 पे आते हैं, यहां 21 पे बात करते हैं आपसे। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। का एक सशस्त्र विप्लव में भाग लेकर जिसमें संपत्ति नष्ट की जाती है, फौजों पर आक्रमण किया जाता है और जेल खोली जाती है, जल लिखा हुआ जेल है, ये जेल खोली जाती है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का चाहे का उन सभी में उपस्थित नहीं रहा हो, फिर भी तथ्यों का घटित होना सुसंगत है। सुसंगत तथ्य का हेतु गठित करते हैं, वो सुसंगत तथ्यों की तैयारी दर्शित करते हैं, सुसंगत तथ्यों का परिणाम है वो साधारण संव्यवहार के भाग। ये पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन है, ये उसके इलस्ट्रेशन में दिया गया है। धारा 6 का इलस्ट्रेशन जो है उसमें सेम प्रॉब्लम ये बना करके दिया गया है, तो ये आपका जो है वो कौन सा हो जाएगा, समव्यवहार का भाग है, वो एक ही समव्यवहार का भाग है। वहां पे क्या लिखा हुआ है, जो तथ्य विवादक ना होते हुए विवादक तथ्य से इस प्रकार जुड़े हैं, चाहे वो एक समय पर घटित हुए हों, चाहे वो भिन्न समय पर घटित हुए हों टी टू टाइम पर, चाहे वो एक ही प्लेस पर हुए हों, चाहे वो डिफरेंट प्लेस पर हुए हों, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके, रेलेवेंट हो जाएंगे वो। तो वही बात यहां पे भी। अच्छा, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, या कि एक आदमी ने कुछ तथ्य सुना है या कहा है, ये एक फैक्ट है, कोई बात सुना है वो तथ्य है, यस। नक्शा या प्लान यानी मैप या प्लान जो है वो डॉक्यूमेंट है, यस। मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतिलिपियां साक्ष्य हैं। तथ्य जो विवादित तथ्य से इस प्रकार संलग्न है कि वो एक ही संव्यवहार के अंग हो, ये रूल निसी। अब जरा देखिए, ये रूल निसी नहीं है, ये रेस जस्टे का पार्ट है, इसे रेस जस्टे कहा जाता है, जस जीईएस टे ए ई, रेस जस्टे, ये रूल निसी नहीं है भाई, ये रेस जस्टे का पार्ट है। तो ये ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे डी है, 21 में, 22 में जो है वो भी आपका डी होगा। आगे देखिए यहाँ पे बढ़ते हैं साहब, रूल निसी को छोड़ करके आइए 23 देखिए, कह रहा है कि
निम्नलिखित में से सुसंगत तथ्य क्या है? का खा की हत्या के लिए विचारण होता है। अब आप ये सिंपली समझ लो कि फैक्ट इन इशू क्या होगा। फैक्ट इन इशू जो भी किसी भी अपराध का जो चार्ज लगा है, तो चार्ज में उस अपराध के जो आवश्यक तथ्य हैं वो सारे के सारे विवाद्य तथ्य होते हैं। हत्या के मामले में भारतीय दंड संहिता में हत्या को परिभाषित किया गया धारा 300 में, और उसका दंड का प्रावधान है 302 में। तो 300 में जो भी तत्व हैं वो सारे के सारे विवाद्य तत्व हैं। अब जरा देखिए वहां पे क्या है, वहीं पे देखना है आपको। तो कह रहा है कि खा जानता था कि का ने गा की हत्या की है। अब यह पे सुसंगत है या नहीं? खा ने का के धन जबरदस्ती वसूल किया है, ये बात है कि नहीं? खा विवाहित था, खा ने का की जानकारी लोक विदित करने की धमकी दी थी। अब जरा देखिए, पहली चीज ये समझिए साहब, का जो है हत्या किया है खा का, और इसके लिए इनका विचारण चल रहा है साहब का, ट्रायल हो रहा है। तो खा जानता था, खा ये व्यक्ति जो है वो जानता था कि का ने गा की हत्या की है, का ने गा की हत्या करी है। तो ये बात इनके नॉलेज में थी। चलो, ये बात रेलिवेंट हो जाएगी। खा ने का से धन जबरदस्ती वसूल किया, ये इस बात को बता रहे थे कि लोग विदित कर देंगे, इसलिए वो एक्सटॉर्ट कर रहा था अमाउंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी विवाद्य तथ्य हो जाएगा, सुसंगत हो जाएगा। यहाँ पे रेलेवेंसी के बारे में बात कर रहा है, तो ये रेलिवेंट है। और खा विवाहित था। अब विवाहित होना ना होना ये सुसंगतता का कोई भाव नहीं होगा, ये रेलिवेंट होने की जरूरत नहीं है, ये होगा भी नहीं। खा ने का की जानकारी को लोक विदित करने की धमकी दी थी, करने की यहाँ पे धमकी दी थी। ये धमकी दे रहे हैं साहब कि यदि पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारी जो गा की हत्या करे हो वो मैं लोक विदित कर दूंगा, अर्थात उसे पब्लिश कर दूंगा, अर्थात उसे बता दूंगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन कौन से तथ्य जो है वो सुसंगत हैं आपके। तो कौन कौन से फैक्ट आपके रेलिवेंट हो गए यहाँ पे? तो पहला रेलिवेंट हो गया, दूसरा रेलिवेंट हो गया, चौथा रेलिवेंट हो गया। ऑप्शन में कहाँ पे दिख रहा है आपको? ये ऑप्शन जहां भी होगा, पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। भारतीय साक्ष्य लागू होगा केवल दीवानी मामलों में, केवल फौजदारी मामलों में, केवल प्रशासनिक अभिकरणों में। ट्रस्ट का सिद्धांत केवल प्रशासनिक अभिकरणों में। भारतीय साक्ष्य जो लागू होता है फौजदारी मामलों में, केवल प्रशासनिक अधिकरणों में, अधिनियम 1872 के अधीन। ठीक है, रेस्ट का सिद्धांत, रेस्ट जस्टे का सिद्धांत। अरे भाई, यहाँ पे कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई होता है आपका? भारतीय साक्ष्य अधिनियम सबको पता है, ए और बी दोनों में लागू हो जाएगा यहाँ पे। ये दीवानी मामलों में भी लागू होगा, केवल फौजदारी मामलों में, केवल प्रशासनिक अधिकरणों में, केवल प्रशासनिक अधिकरणों में। तो केवल दीवानी मामलों में, केवल फौजदारी मामलों में, केवल प्रशासनिक अधिकरणों के मामलों में। अब जरा देखिए, ये इसको थोड़ा सा करेक्ट करिए, क्वेश्चन गलत है ये, मैं बता रहा हूं। कह रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा, तो कहां पे लागू होगा? पहला है केवल दीवानी मामलों में, दूसरा है केवल फौजदारी मामलों में। इसका मतलब ये ध्यान ही नहीं देना है आपको, दिस वन इज रॉन्ग। और फिर कह रहा है कि केवल प्रशासनिक अधिकरणों में, तो यहां पे, और फिर कह रहा है कि दोनों ए और बी में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी में। ये क्वेश्चन है आपका, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है तो केवल दीवानी मामलों में, केवल फौजदारी मामलों में, दोनों मामलों में। तो दोनों मामलों में अप्लाई होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पे अगला जो सवाल है आपका, का ने खा को लूटा। क्या का ने खा को लूटा? अब क्या, अब ये देखिए इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है आपका। इलस्ट्रेशन पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या, विचारणीय है कि क्या का ने खा को लूटा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? खा की जेब में रुपए थे, या सुसंगत तथ्य है? खा की जेब में रुपए थे, ये सुसंगत तथ्य है, सिंपल सी बात है। पैसा होगा तभी आपको कोई लूटेगा, ये रेलेवेंट फैक्ट होगा भाई साहब। पैसा जब तक नहीं होगा तब तक आपको कोई लूट नहीं सकता है। तो ये रेलिवेंट है या नहीं है? पहली बात है, तो पैसा होना रेलिवेंसी का पार्ट है, पहली चीज हो गई। फिर उसके बाद दूसरा, का ने खा ने का को रुपए बताए थे, ये सुसंगत तथ्य है। बिल्कुल, यह जो है
सुसंगत तथ्य हो जाएगा। जब आप धारा 7 पढ़ते हो तो उसका इलस्ट्रेशन पहला ही आपको ये बता रहा है। खाने का के पुत्र से कहा कि उसके पास रुपए हैं, ये सुसंगत तथ्य है। ठीक है, खान ने अन्य व्यक्तियों से कहा कि उसके पास रुपए हैं, सुसंगत तथ्य नहीं है। तो कह रहा है कौन सा कथन गलत है। तो गलत कौन है ये पूछ रहा है, पहले ही मान। ये बात रेलिवेंट नहीं है, ये बात रेलिवेंट होगी साहब। यदि हम चार लोगों से गाना गाएंगे कि हमारे पास पैसा है तो लूट का अवसर मिलेगा लोगों को, इसका मतलब ये बात रेलिवेंट हो जाएंगी। ये बात किस पर बेस्ड है, किस इलस्ट्रेशन पर बेस्ड है ये आपकी, ये धारा 7 भारतीय, ये इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 7 जो है उस पर बेस करता है। और उसका इलस्ट्रेशन जो है ए, वो यही आपका बता रहा है। तो ये सारे फैक्ट जो है वो रेलिवेंट हो जाएंगे, क्योंकि रुपया नहीं होता तो चोरी नहीं होती, लूट नहीं होती। रुपया को वो बताया ना होता, लोगों के ज्ञान में ना आया होता, विदित ना हुआ होता, तो भी लूट के अवसर ना मिले होते। ये तो यहाँ पे तीन सत तत्व हैं, उन्हें आपको याद रखना है। पहला कौन सा है सेक्शन में, इसे सीईओ मैं बताता हूं, सी ई और ओ। ये कौन कौन सा हो गया। सी का मतलब क्या, ये कॉज है, इफेक्ट है, ओकेजन है, अपॉर्चुनिटी। यानी कॉज, इफेक्ट, ओकेजन, अपॉर्चुनिटी, ये सारे तथ्य जो है वो साथ में रेलिवेंट हो जाते हैं। चलिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं करती। अवसर को, कारण को, प्रयोजन को, प्रभाव को। तो इफेक्ट है, कॉज है, अपॉर्चुनिटी है, प्रयोजन को नहीं। इसका मतलब मोटिव को ये सेक्शन जो है इंक्लूड नहीं करती। मोटिव जो है वो सेक्शन 8 में है आपका। आगे चलिए, थोड़ा सा समय लग रहा है, एक बार आप अपनी स्पीड बढ़ा करके इसे देख लेंगे तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगेन, ये धारा ये जो है धारा आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, प्रश्न यह है कि क्या ए ने लड़ाई के दौरान बी की मृत्यु कारित की। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किस धारा के अंतर्गत जो चिन्ह जो लड़ाई स्थान पर एकत्रित हुए सुसंगत है। अब आप मुझे बताइए, ये इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जो इफेक्ट है, लड़ाई हुई है, लड़ाई होने के बाद से कुछ स्ट्रगल साइन होंगे वहां पे, वहां पैरों के निशान होंगे। तो जो भी फुटप्रिंट है, जो भी आपकी फिंगर इंप्रेशन है जो आप छोड़ करके जाते हो, ये इफेक्ट है। जो आप किसी के शरीर पर प्रहार करते हो तो उसका कोई इफेक्ट आता है, इंपैक्ट आता है, वो धारा 7 के अंतर्गत रेलिवेंट हो जाता है। गोली लगी है, घाव बना हुआ है, लाठी से प्रहार किया गया है, हाथ टूटा है, ये उसका प्रभाव है। उस पे निशान है, ये उसका प्रभाव है। एसिड अटैक हुआ है, उस चेहरे पर निशान बना है, ये उसका इफेक्ट है। तो ये सारी चीजें, इसीलिए देखो मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है किस बात को फाइंड आउट करने के लिए, इफेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए, क्या इफेक्ट आया हुआ है। तो प्रभाव को देखा जाता है, प्रभाव जो है धारा 7 के अंतर्गत रेलिवेंट है। आते हैं 28 पर। फिर यहां पे बात कर रहा है धारा 8 के अंतर्गत किसके बारे में बात किया गया है। धारा 8 जो है वो मोटिव के बारे में बात कर रही है, प्रिपरेशन के बारे में बात कर रही है, कंडक्ट के बारे में बात कर रही है। तीन शब्द हैं यहां पे, और कंडक्ट कौन सा है, पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती। इसका मतलब हेतु भी है, हेतु यानी मोटिव है, प्रिपरेशन है, और पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती आचरण, प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट, ये इसका मतलब चारों, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 संबंधित नहीं है, नहीं है क्लियर करना है, नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है। बोलो भैया, नहीं है यहां पे। हेतु, तैयारी, पूर्व और पश्चात का आचरण, साक्ष्य। तो धारा 8 के अंतर्गत तीन ही शब्द हैं आपका, ये हम पढ़ाते हैं सीएमपी। सीएमपी ये कंडक्ट है, ये मोटिव है, ये प्रिपरेशन है। और कंडक्ट कौन सा है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट है, यानी प्रेसिडेंट कंडक्ट है, पूर्ववर्ती और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। तो साक्ष्य शामिल नहीं होगा। तो ये आपका 29 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां पे 30 कह रहा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सुसंगतता के लिए सम्मिलित नहीं है, रेलिवेंसी के लिए सम्मिलित नहीं है। तुरंत अंडरलाइन करिए, नहीं है। तो धारा 8 के अंतर्गत, तो धारा 8 में हेतु है, मोटिव है, प्रिपरेशन है, कंडक्ट है। आशय शब्द जो है वो परिभाषित नहीं है यहां पे। आशय के बारे में हम चलेंगे सेक्शन 14 देखेंगे अभी इंडियन एविडेंस एक्ट में, जो इंटेंशन, नॉलेज यानी स्टेट ऑफ माइंड की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, का द्वारा खा की हत्या के एक विचारण में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुसंगत नहीं है। का द्वारा खा की हत्या के विचारण में अब कौन सा तथ्य सुसंगत नहीं है। अब जरा देखिए, ये जो है का, ये खा की हत्या के लिए इनका विचारण किया जा रहा है, कौन सा रेलिवेंट नहीं है, नहीं है पूछ रहा है। अब खा की हत्या की तुरंत बाद, इनकी हत्या हो गई, तुरंत बाद का जो है वो फरार हो गया, फरार हो गया। हाँ ठीक है, फरार होना जो है उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट शो कर रहा है, रेलिवेंट हो जाएगा धारा 8 के अंतर्गत। हत्या के पूर्व का और खा को एक साथ देखा गया था,
का ने खा को 10,000 रुपए उधार, का ने खा से 10,000 रुपए उधार लिया था। तो भैया ये उधार लिए थे, हाँ हो सकता है मोटिव रहा हो 10,000 रुपए मार करके खत्म कर देने का। का उस दिन बंगलौर में था जबकि खा की हत्या इंदौर में हुई थी। का उस दिन, अब जरा देखिए ये जो बात हो रही है वो धारा 8 के संदर्भ में बात कर रहा है। फरार होना, उसका जो है 10,000 रुपए लेना, मोटिव के बारे में बात कर रहा है, उसका कंडक्ट के बारे में बात कर रहा है। और हत्या के पूर्व खा को एक साथ देखा जाता है। का उस दिन मंगलौर में था जबकि खा की हत्या जो है इंदौर में हुई थी। ये ये अन्यत्र के सिद्धांत के बारे में बात कर रहा है। ये अन्यत्र के सिद्धांत के बारे में बात कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी प्ली ऑफ एलिबाई। घटना कहां हुई है, यक्स स्थान पर। दूसरा व्यक्ति जो है वो कहां उपस्थित हुआ है, वो दूसरे स्थान पर उपस्थित हुआ है। तो ऐसे मामलों में रेलिवेंसी के बारे में कौन सी बात जो है वो रेलिवेंट हो जाएगी। तो यहां पे ये बात क्लियर हो गई। खा की हत्या के तुरंत बाद खा फरार हो गया, ये धारा 8 का एक्सप्लेनेशन है जो ये स्पष्ट कर रहा है आपका। ठीक है भैया, ये उसको क्लियर कर रहा है। चलिए, तो अब यहां पे, हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर जो है आपका 24 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो ये है आपका, स्पष्ट कर देता है। खा की हत्या के तुरंत बाद फरार हो गया था। हत्या से पूर्व का और खा को एक साथ देखा गया था। का ने खा को 10,000 रुपए उधार दिया था। अब देखिए, फरार होना उसका कंडक्ट शो कर रहा है, खा से 10,000 रुपए लेना उसका मोटिव शो कर रहा है। का उस दिन बंगलौर में था जब खा की हत्या इंदौर में हुई थी, ये प्ली ऑफ एलिबाई के अंतर्गत भी रेलिवेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे उसे एक साथ देखा गया था, यह रेलिवेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में यहां पे ये बात रेलिवेंट, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो ए जो है, बी और सी रेलिवेंसी को शो कर रहा है। आगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 किन तथ्यों से संबंध में सुसंगति का नियम प्रतिपादित करती हैं। ठीक है, ये आपका 25 है। हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी होगी शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करिएगा और हम उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।